नमस्कार दोस्तों, आदाब दोस्तों। हम सभी का आपके अपने प्रिय चैनल और आपके सहयोग से दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रहे इस यूट्यूब चैनल ER.अमितेश क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे, उसी के आधार पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन को एक सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और इसी टाइप से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए प्रश्नों के ऊपर आते हैं। ये प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास से लिए गए, जिससे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत की किस पुस्तक से भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक बस्तियों का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन मिलता है। भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ये पुस्तक है जिसके द्वारा भारतीय बंदरगाहों व्यापारिक वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जिससे पहला कथन है आपका, एक प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ था सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरा प्रश्न है, सैंधव समाज मातृ प्रधान था, ये है। तीसरा है, अंत्येष्टि की कई विधियां प्रचलित थी। और चौथा है, दावला, यह सभ्यता लोहे से परिचित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज हुई ही नहीं थी। तो ये जो हो जाएगा आपका चौथा वाला ऑप्शन, वो गलत हो जाए, क्योंकि इसमें कह रहा है प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ था। ये तो बिल्कुल बात सही है। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, माता की प्रधानता थी, ये भी साफ सही। अंत्येष्टि की बहुत सारी विधियां प्रचलित थी, ये भी सही। तीसरा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम बार गृह त्याग को किस पशु के संकेत से दर्शाया गया। जब महात्मा बुद्ध ने गृह को छोड़ा था, घर को, तब उनको किस पशु के संकेत द्वारा दर्शाया गया। वो घोड़ा था और उसने जो है महात्मा बुद्ध को छोड़ा था। इस घोड़े का नाम आपका क्या नाम था, कंथक था। और चपरा जो आपका उसमें जो क्या बोलते हैं, जो सारथी था, उसका नाम चन्ना था। तो कंथक घोड़े का नाम था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन सा इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कर संबोधित कहता था। ये जस्टिन है। जस्टिन ने जो चंद्रगुप्त की सेना थी उसको डाकुओं का गिरोह कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्यकालीन में व्यवहारिक नामक अधिकारी होता था, कौन सा होता था। जो व्यवहारिक नामक दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक नामक अधिकारी होता था। छठा प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों स्तंभ लेखों में कुल कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया। टोटल 4 लिपियों का प्रयोग किया गया। अशोक के शिलालेखों स्तंभ लेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग किया गया। सातवां प्रश्न है, मौर्य कालन में सेतु नामक कर लिया जाता था, कहाँ से लिया जाता। सेतु नामक कर लिया जाता था, वो फल फूल पर लिए जाने वाला एक टाइप का कर था मौर्यकालीन में। आठवां प्रश्न है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके राज्य वैद्य थे। ये किसके दरबार में थे। तो ये दरबार में थे आपके कनिष्क के दरबार में थे चरक। नौवां प्रश्न है, देवगढ़ जिसको झांसी कहते हैं, दशावतार मंदिर किसके समकालीन था। ये जो दशावतार मंदिर था ये उत्तर वैदिक काल से समकालीन था। 10वां प्रश्न है, गुप्त काल में दामोदर ताम्रपत्र व ग्राम ताम्रपत्र आदि किस गुप्त शासक के समकालीन अभिलेख हैं। ये अभिलेख हैं आपके कुमारगुप्त प्रथम के टाइम के। 11वां प्रश्न है, पीयूष मित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन कहाँ पे मिलता है। ये वर्णन मिलता है आपका, जिस हिसाब से हम हूणों और उसके बारे में वर्णन की बात करें तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलता है। 12वां प्रश्न है, कुल्य द्रोण और पाठक गुप्तकालीन थे, ये क्या थे गुप्तकालीन। ये एक माप की विधि थी गुप्तकालीन। 13वां प्रश्न है, कुमार संभव काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई। ये कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखी गई रचना। बासा खेड़ा का लेख संबंधित किससे। बासा खेड़ा के लेख संबंधित है हर्ष के से। 15वां प्रश्न है, प्राचीन काल में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र जलपंप का उल्लेख निम्न से किस ग्रंथ में मिलता है।
ये हर्ष चरित्र में मिलता है। तो ये 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय इतिहास से जो आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार इस ER.अमितेश क्लासेस पर बनाए रखिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।